बीजेपी पार्टी के 7 बड़े नेता जो कि एक समय पर पीएम बनने के बहुत करीब थे, लेकिन अफसोस ये पीएम नहीं बन पाए। आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 7, जसवंत सिंह। भारत में एक कहावत है, जो जितना ऊंचा उड़ता है उसका गिरना उतना ही दर्दनाक होता है। जसवंत सिंह का पूरा जीवन इस कहावत का जीता जागता सबूत है। रक्षा मंत्री किए, वित्त मंत्री किए, तीनों में से एक भी मंत्रालय मिल जाए तो नेता जिंदगी भर खुश रहता है, और जसवंत सिंह ने तीनों संभाली एक ही सरकार में। लेकिन इससे पहले एक बात जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, जसवंत सिंह राजनेता बनने से पहले भारतीय सेना में मेजर थे। हाँ, वही जसवंत सिंह जिन्हें आपने संसद में बड़े बड़े भाषण देते देखा, वो पहले वर्दी पहनते थे 8वीं हॉर्स रेजिमेंट में। तो इस आदमी के पास क्या नहीं था? अनुभव था, जमीनी ताकत थी, पार्टी में कद था। फिर 2009 में एक किताब लिखी जिन्ना पर। जसवंत सिंह ने लिखा, विभाजन के लिए सिर्फ जिन्ना जिम्मेदार नहीं थे, बस बीजेपी ने उसी साल उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। 2014 में बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए, और फिर उसी साल 2014 में दिल्ली में अपने घर में गिरे, सिर में चोट लगी, कोमा में चले गए। 6 साल, पूरे 6 साल कोमा में। 2020 में निधन हो गया। जिस आदमी ने 3 मंत्रालय संभाले, उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय यह था। जसवंत सिंह इस सूची में 7वें नंबर पर हैं, क्योंकि उनका जाना उनकी अपनी किताब की वजह से हुआ। पार्टी ने खुद धकेला नहीं, उन्होंने दरवाजा खोला और किस्मत ने बाकी काम किया। लेकिन आगे जो नेता है, उनकी कहानी और भी पेचीदा है। नंबर 6, यशवंत सिन्हा। एक सवाल, क्या आपको पता था कि वाजपेयी सरकार के वित्त मंत्री बीजेपी में आने से पहले एक IAS अधिकारी थे? हाँ, यशवंत सिन्हा 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए, नौकरशाह, फाइलें, दफ्तर। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बीजेपी से पहले चंद्रशेखर की सरकार में भी वित्त मंत्री रह चुके थे 1990-91 में। मतलब एक आदमी जो पहले सरकारी नौकर था, फिर दूसरी पार्टी में मंत्री था, बीजेपी में आया और वाजपेयी सरकार की अर्थव्यवस्था की कमान संभाली। इतने अनुभव के बाद प्रधानमंत्री की दौड़ में आना स्वाभाविक है, और यशवंत सिन्हा ने खुद माना था। जब किसी ने पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, किसी को मेरी काबिलियत पर शक है क्या? लेकिन 2013 आया, मोदी जी का नाम आया, और यशवंत सिन्हा जो आडवाणी खेमे के करीबी थे, धीरे धीरे किनारे होते चले गए। 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, मोदी सरकार की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना की, और 2022 में वो विपक्ष में राष्ट्रपति उम्मीदवार बने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ और हार गए। एक आदमी जो प्रधानमंत्री बनना चाहता था, जीवन के आखिरी मोड़ पर विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार बना और हार गया। जैसे किसी ने कहा है, वक्त के साथ ना चलो तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देता है। यशवंत सिन्हा नंबर 6 पर है, क्योंकि वो पार्टी छोड़कर गए। पार्टी ने धकेला जरूर, पर दरवाजा उन्होंने खुद बंद किया। अब नंबर 5 की कहानी थोड़ी और दर्दनाक है, क्योंकि इस नेता को ना सिर्फ सपने से दूर किया गया, उनकी अपनी सीट भी छुड़वा ली गई। नंबर 5, मुरली मनोहर जोशी। 1992 26 जनवरी, श्रीनगर। पूरे देश में कर्फ्यू था, आतंकवाद चरम पर था। लाल चौक, जहां आतंकी कहते थे तिरंगा नहीं फहरेगा, और उस दिन देश सेना की सुरक्षा में एक नेता पहुंचा और तिरंगा फहराया। वो नेता थे मुरली मनोहर जोशी। उस दिन उनकी जान को खतरा था, लेकिन वो फिर भी गए। यह वही जोशी थे जो 1980 में बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन मंत्री रहे, पार्टी की नींव में उनका नाम था। फिर 2014 आया, नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते थे। वाराणसी यह जोशी की सीट थी। अब सोचिए, जिस नेता ने श्रीनगर में जान दांव पर लगाई, उसे कहा गया अपनी सीट छोड़ो। जोशी जी ने सीट छोड़ दी, कानपुर से लड़े। 2019 में टिकट ही नहीं मिला। पार्टी ने 75 साल की उम्र में की नीति बनाई, और जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। मार्गदर्शक मंडल, जहां नेताओं को सम्मान के नाम पर खामोशी से किनारे किया जाता है। जिसने कश्मीर में झंडा फहराया, उसे पार्टी ने ऐसी विदाई दी। मुरली मनोहर जोशी नंबर 5 पर हैं, क्योंकि उनकी विदाई सबसे खामोश थी। ना विद्रोह, ना शोर, ना इस्तीफा, बस चुप्पी। और उनसे भी बड़ी बात आगे आने वाली है। नंबर 4 पर एक ऐसा नेता है जो आज भी सरकार में है, फिर भी इस सूची में जगह बनाता है। नंबर 4, राजनाथ सिंह। 2025 में भारत के रक्षा मंत्री। तो यह सूची में क्यों? रुकिए जरा, पहले एक बात जो शायद आपको नहीं पता, राजनाथ सिंह राजनीति में आने से पहले फिजिक्स पढ़ाते थे, शिक्षक थे। जी हाँ, वो आदमी जो आज देश की सेना की देखरेख करता है, कभी कक्षा में खड़े होकर स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। अब सोचिए, एक टीचर जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, जो 2 बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना,
जो गृह मंत्री बना, जो रक्षा मंत्री बना। और 2013 में जब पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात चल रही थी, राजनाथ सिंह का नाम भी उस दौड़ में था। लेकिन जैसे जैसे मोदी की लहर आई, राजनाथ पीछे हटते गए। गृह मंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, बड़े पद, सम्मान, लेकिन वो एक पद नहीं जो शायद उनके मन की किसी कोने में था। राजनाथ नंबर 4 पर हैं क्योंकि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री की दौड़ वो कब की पीछे छूट चुकी है। अब नंबर 3, और यहाँ एक ऐसे नेता की बात होगी जिसने कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीता, फिर भी पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलाई और प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। नंबर 3, अरुण जेटली। एक सवाल, क्या कोई ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है जिसने कभी लोकसभा चुनाव ही ना जीता हो? यही अरुण जेटली के साथ हुआ। पूरे करियर में राज्यसभा, लोकसभा नहीं। 2014 में एक बार लोकसभा लड़ी, अमृतसर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हराया। सोचिए, जिस साल बीजेपी 282 सीटें जीती थी, उस साल जेटली जी चुनाव हार गए। लेकिन इससे पहले जेटली के बारे में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, 1975 आपातकाल। उस वक्त जेटली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया। 19 महीने जेल में रहे। वो नौजवान जो आपातकाल में जेल गया, वो बाद में देश का वित्त मंत्री बना, जो पूरे देश का बजट पेश करता था, जिसे नितिन गडकरी जैसे नेता खुद प्रधानमंत्री पद के काबिल मानते थे। लेकिन मोदी युग में जेटली वित्त मंत्री बनकर ही रह गए। 2019 में स्वास्थ्य कारणों से वह चुनाव नहीं लड़ पाए और उसी साल अगस्त 2019 में उनका निधन हो गया। जेटली नंबर 3 पर है क्योंकि उनकी कहानी अधूरी रह गई। न जीत न मौका, सिर्फ काबिलियत और समय की बेरुखी। जैसे कहते हैं, हुनर हो तो भी वक्त चाहिए, वक्त हो तो भी किस्मत चाहिए। अब नंबर 2, और यहाँ एक ऐसी नेत्री की बात होगी जिनके बारे में कहा जाता था भारत की अगली प्रधानमंत्री यही होगी और जिन्होंने उस कुर्सी पर किसी और का नाम खुद लिया। नंबर 2, सुषमा स्वराज। 1977 हरियाणा, 25 साल की एक लड़की, विधानसभा की सबसे युवा मंत्री। जिस उम्र में लोग नौकरी ढूंढते हैं, उस उम्र में सुषमा स्वराज कैबिनेट मंत्री बन चुकी थी। और अब वो बात सुनिए जो बहुत कम लोगों को पता है। 1998 में सुषमा स्वराज जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। लेकिन सिर्फ 52 दिन के लिए, 52 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई। लेकिन सुषमा जी यहाँ रुकी नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनी, यानी परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री इन वेटिंग का दर्जा। 6 से ज़्यादा लोकसभा चुनाव जीते, वाजपेयी जैसी वक्ता थी, जनता उन्हें बहुत प्यार से सुनती थी। और फिर 2013 आया, पार्टी के अंदर बड़ी खींचतान थी, मोदी बनाम आडवाणी। उसी दौर में सुषमा स्वराज ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए सक्षम है। जिस कुर्सी की वो खुद हकदार थी, उस कुर्सी पर उन्होंने किसी और का नाम लिया। 2014 में विदेश मंत्री बनी, बेहतरीन काम किया। 2019 में स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ी और 6 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया। एक शेर याद आता है, जो समा जलाएं औरों के लिए खुद अंधेरे में रह जाते हैं। सुषमा स्वराज नंबर 2 पर हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ था, काबिलियत, जनाधार, अनुभव, लेकिन वो दौर उनका नहीं था। और अब नंबर 1, इस नाम के लिए रुकिए क्योंकि यह कहानी सुनकर आप एक पल के लिए चुप हो जाएंगे। नंबर 1, लाल कृष्ण आडवाणी। एक सवाल, जिस पार्टी को आपने खड़ा किया, जिसे 2 से 120 सीटों तक पहुंचाया, जिसके लिए दशकों तक जिए, जो पार्टी आज सत्ता में है, अगर उसी पार्टी ने एक दिन आपको किनारे कर दिया तो यही लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ हुआ। और अब वो बात जो इस पूरी कहानी को और भी गहरा बनाती है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म कराची में हुआ था 1927 में, उस कराची में जो आज पाकिस्तान में है। 1947 में विभाजन हुआ, आडवाणी हिंदुस्तान आए, शरणार्थी की तरह इस देश को अपना बनाया, इस देश की राजनीति में पूरी जिंदगी लगा दी और सपना था इसी देश के प्रधानमंत्री बनने का। जो देश उन्होंने बसाने में मदद की, उसी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया। 1990 में रथ यात्रा निकाली, सोमनाथ से अयोध्या तक। पूरे देश में बीजेपी उस वक्त 2 सीटों की पार्टी थी। यात्रा के बाद 120 सीटें यह आडवाणी थे। 2002 में उप प्रधानमंत्री बने। 2009 में बीजेपी ने आधिकारिक रूप से उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया। मनमोहन सिंह की सरकार फिर बनी, आडवाणी का सपना फिर टूटा। और फिर 2013 में जब मोदी का नाम आया, आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लिखा, पार्टी उस दिशा में जा रही है जो मुझे स्वीकार नहीं। 2019 में जिस गांधीनगर सीट से वो दशकों से जीतते आए थे, वो सीट अमित शाह को दे दी गई। आडवाणी को टिकट नहीं मिला। 2024 में भारत रत्न मिला और उसी साल अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। जिस मंदिर के लिए आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, जिस आंदोलन की नींव उन्होंने रखी थी, उस समारोह में वो स्वास्थ्य कारणों से शामिल नहीं हो सके। एक आदमी जो कराची से हिंदुस्तान आया, जिसने एक पार्टी को खड़ा किया,
जो उप प्रधानमंत्री बना, जो प्रधानमंत्री बनना चाहता था उसे भारत रत्न मिला, पर वो कुर्सी नहीं मिली जो वह चाहता था। एक शेर है, मंजिल उन्हें मिली जो निकले थे बाद में, हम तो राह दिखाते रह गए अंधेरे में। आडवाणी इस पूरी सूची में नंबर 1 पर है, क्योंकि इस सूची में सबसे बड़ा सपना उनका था, सबसे बड़ा इंतजार उनका था और सबसे गहरा दर्द भी उनका था।